आपने सिर्फ कहा था कि उनकी नज़र में शायद ये मिसकंडक्ट है, उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि वो रेफरेंस ला रहे हैं, ना ये हुकूमत ने कहा है। चीफ साहब ने कहा जी कि मुझे तो कोई खत नहीं मिला है, ना पहला ना दूसरा ना तीसरा। उन्होंने कहा जी मुझे तो खत तो पढ़ने का शौक नहीं है, मैं वो खत वज़ीर आज़म को भेज दूंगा। मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला? वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान। व्यूअर्स, सियासत भी एक अजीब खेल है। ये खेल कभी इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचाता है तो कभी जेल को मस्कान बनाता है। कभी कभी एक खत से हुकूमतें गिर जाती हैं तो कभी कभी 3 खत पर भी जवाब नहीं मिलता। सियासी मैदान में हलचल बरकरार है। रवा हफ्ते की अगर बात करें तो बानी पीटीआई की जानिब से आर्मी चीफ को तीसरा खत लिखा गया, लेकिन जवाब आया कि मुझे खत मिला ही नहीं, मिला भी जाता था तो पढ़ूंगा नहीं, वजीर आजम के हवाले कर दूंगा। मतलब एक साफ और वाज़े जवाब। अब लगता यह है कि बानी को किसी मौजे के इंतजार है, क्योंकि खत पर खत या तो बेबसी है या फिर किसी सियासी चाल का हिस्सा। बानी पीटीआई की इसके साथ साथ ये भी कोशिश है कि अपोजिशन इत्तेहाद किसी तरह से जड़ पकड़े और हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा किया जा सके। लेकिन खत वाले मामले पर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का बयान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये हमें समझ नहीं आ रही कि एक तरफ आप कहते हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हूं और दूसरी तरफ आप आर्मी चीफ को खत लिख रहे हैं। खत लिखना है तो शहबाज शरीफ साहब को लिखें। इसके साथ साथ रवा हफ्ते पीटीआई में अपनी ही जंग शिद्दत इख्तियार करती नजर आ रही है। शेर अफजल मरवत की पार्टी से छुट्टी, अली गंडापुर की बेचैनी और अब वकला और सियासी ग्रुप के सामने आने की खबरें, ये सब पार्टी के मुस्तकबिल की सियासत के लिए बहुत खतरनाक लग रही हैं। साथ ही साथ अगर हुकूमत की बात की जाए तो पीटीआई को लेकर हुकूमत जो है वो किसी हद तक रिलैक्स जो है वो नजर आती है, लेकिन दूसरे मामलात में हुकूमत के लिए मसाइल जो है वो लग रहा है कि आन खड़े होने जा सकते हैं। पिका कानून तरमीम वाले मामले पर अपोजिशन मुत्तहिद होती नजर आ रही है और अगर ये मामला शिद्दत इख्तियार करता है तो ये देखना बहुत अहम होगा कि हुकूमत इसे किस तरह से जो है वो हैंडल करती है। इसके साथ साथ जो एक और इम्पॉर्टेंट इशू है और जो खबरों की जीनत इस वक्त बना हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब का गुज़िश्ता दिनों का बयान है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2 सीनियर जजेस को हर मामले पर जो खत याद आ जाता है वो खत लिखते हैं और उनका खत मीडिया को पहले मिल जाता है, उनके खिलाफ रेफरेंस बनाया जा सकता है। गो के आजम नज़ीर तारड़ साहब ये कह चुके हैं कि अभी हम कोई रेफरेंस लाने का इरादा नहीं रखते। अब देखना ये होगा कि मामला यहीं रुकता है या आने वाले दिनों में इस पर मजीद कुछ सामने आता है। आज के प्रोग्राम में इन्हीं मौज़ूआत पर बात करेंगे। कादिर खान मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। साथ ही साथ अज़ीज़ सिद्दीक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। और हमारे साथ अली गौहर बलोच साहब भी जो हैं वो मौजूद होंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। गुफ्तगू का आगाज करने से पहले चाहती हूँ कि जरा आपको सुनवा दें कि कामरान मुर्तज़ा साहब क्या फरमा रहे थे और फिर आगे चलते हैं। पीटीआई की तरफ से बाज़ लेटर्स, मैं उनको लव लेटर्स कहूँगा, वो लिखे जाते हैं। तो एज ए पॉलिटिकल वर्कर पार्टी की पॉलिसी नहीं कह रहा कि मगर इस तरह के खतूत लिखने का कायल नहीं हूँ। जिस तरह से बैरिस्टर गौहर ने पेशावर में मुलाकात की, तो ये सारी बातें जो है ना वो क्लैरिटी इसमें आनी चाहिए। उसमें जैसी मोमेंट क्लैरिटी आ जाएगी फिर उसके बाद जो है वो यकीनन आगे बढ़ा जा सकता है। अच्छा अज़ीज़ सिद्दीक साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। 3 लेटर्स, कोई रिस्पांस नहीं आया और जब जवाब आया भी तो वो ये कि ना मुझे मिला है, ना पढ़ूंगा और वज़ीर आज़म को भेज दूंगा। अब एक तरफ आप लोग तहफ़्फ़ुज़ आइन की जो है वो बात करते हैं, दूसरी तरफ ऐसे इक़दाम हैं जिनको अगर ये कहा जाए कि आइन शिकनी के ज़ुमरे में आते हैं, बिकॉज आप आर्मी चीफ को इन्वॉल्व कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, तो ये गलत नहीं होगा। अब तो जो पोटेंशियल इत्तेहादी हैं उन्होंने भी जो है वो कॉन्ट्रडिक्शंस का और डबल स्टैंडर्ड्स का उन्होंने भी जो है वो ताना देना शुरू कर दिया। क्या कहेंगे इस पे? बहुत शुक्रिया। डबल स्टैंडर्ड की क्या बात है? देखिए ना, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ना जाने बात तो सारा जाने है। और ये याद रखिएगा, जुल्फकार अली भुट्टो साहब की जो केसेस हुए, इतनी बड़ी जंग लड़ी, उसका रिजल्ट आपको कितने अरसे बाद मिला। लेकिन याद रखिएगा ये तारीख लिखी जा रही है, जो कुछ भी है। यानी यहाँ तो कोई एस्टैब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट का कोई डाउट रह गया है, कोई खदशा रह गया है?
ISPR की प्रेस रिलीज देख लें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लें, एस्टैब्लिशमेंट का रवैया देख लें, पार्टी की जोड़ तोड़ देख लें। तो अब तो आपका तकरीबन कोई महकमा बचा होगा तब की बातें हैं ना। तो लिखा गया है, सिर्फ वो हकायक लिखे हैं इमरान खान साहब के मुताबिक जो हकायक हैं उन्होंने वो खत लिखा। खत कोई नहीं पढ़ना चाहता ना पढ़े, लेकिन तारीख में तो लिखी जा रही हैं चीजें। और हमारा मतलब जो बातें जो कर रहे थे ना कि NRO लेना है, अगर NRO लेना है फिर तो चाहिए था उन्हें वो खत पकड़ते और कहते ठीक है जी ये NRO के, लेकिन NRO है नहीं। ये तो हालात और वाकयात आने वाले दिनों में बता रहेंगे, लेकिन सेंसिटाइज जो चीजें हैं ना वो पूरी दुनिया के अंदर हो चुकी हैं। और हमारा नुक्ता नजर बड़ा वाज़ेह है। हम क्या कह रहे हैं, हम आईने पाकिस्तान 1973 का नेपाल चाहते हैं, जो पिछले 2.5-3 सालों से इस पार्लियामान ने जो बेतौकीरी की है, यानी जो आम 47 के नतीजे में आई है या किसी और शक्ल में आई है, चाहे वो एब्सोल्युटली नॉट का कहने की वजह से, साइफर की वजह से आई या और कोई वजूहत से आई। और वहां क्या था, हम तो बात कर रहे हैं आईने पाकिस्तान 26वीं आईनी तरमीम का। हम पे इल्जाम था, फिर आप मान गए थे, हम कोई नहीं माने। बड़ी वाज़ेह बात है, हमारा स्टैंड पहले दिन से ये था आईनी बेंचेस अगर बनाने हैं तो जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो बना दें। और अब तो बात आपके सामने अपना आपने देख लिया कि अब तो बात बड़ी वाज़ेह आ रही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी इत्तेहाद वो समझ के बनाए। कि अपोजिशन के लोगों का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम ने इस मुल्क का नजरियात ही बदल के रख दी है। और हो क्या रहा है, जजेस बैक हो रहे हैं। ऐसा क्या हालात आके मुल्क के अंदर क्या आपने जजेस भर्ती कर रहे हैं आज ही, यानी सारे अरसे का सुप्रीम कोर्ट में जजेस बैक, हाई कोर्ट में जजेस बैक, ऐसा हो गया। यहाँ याद होगा आप, ये तब हुआ था जब PCO के तहत हलफ लिया था मुशर्रफ के दौर में, 105 जजेस भर्ती किए गए थे। वो दौर पीपल्स पार्टी का दौर था, आज का दौर पीपल्स पार्टी और इकट्ठी खड़ी हुई है, लेकिन के साथ नहीं है। और आप हालत ये देख लें कि पोजीशन ये आ गई है कि IMF की टीमें जाकर जस्टिस से मिल रही हैं कि आपके यहाँ रूल ऑफ लॉ की क्या हैसियत है। और इन्होंने बाखुशी जाने दिया, मिलने दिया, मिलना था हुकूमत वक्त जवाब देती, लेकिन वो अब पाकिस्तान बार काउंसिल से या सुप्रीम कोर्ट बार से मिलेगी। तो हम बात बड़ी वाज़ेह तौर पर कह दें, यानी आज मेरे बहस मौजूद एक ही नाम, उसका नाम है इमरान। वो खत लिखता है तब जेरे बहस मौजूद है, कोई खत का जवाब नहीं देता तब जेरे मौजूद है। और वो आपका पॉइंट आ गया सिद्दीक साहब, बट इस पे ये जरूर कहूंगी कि एक तरफ जब आपकी बातचीत शुरू होती है जिसपे आपके अब जो पोटेंशियल इत्तेहादी उनको कहूंगी, वो भी ताना इसलिए कह रही हूँ दे रहे हैं क्योंकि आप जो बैरिस्टर गौर की वो बात कर रहे थे कि जी वो मिलते हैं और बड़ी खुशी खुशी खान साहब बताते भी हैं कि जी राब्ता जो है वो बहाल हो गया है और इस तरह के राब्ते हमारी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन होने चाहिए। तो बार बार आप उनकी तरफ देख तो रहे हैं, उनको आप ये कह तो रहे हैं कि जी हमारे साथ जो है वो बातचीत की जाए। ये एक मतलब जो कॉल ऑफ फेल की तजाद की बात हो रही है वो यही है कि एक तरफ आप उनसे कहते हैं कि आपका पॉलिटिक्स में कोई जो है वो रोल ही नहीं है, दूसरी तरफ आप सिविलियन गवर्नमेंट से नहीं, आप उनसे जो है वो बात करना चाहते हैं और बड़ी खुशी खुशी आप बताते हैं कि जी बातचीत जो है वो बहाल हो गई है। मैं बताऊं ना, सिविलियन गवर्नमेंट उससे बात करते हैं कि जिसकी आवाम में से हो, जिनकी अपनी मर्जी हो। वो तो एक बेचारा मुलाजिम या सर्वेंट बैठ के जो आपका वजीर आजम है, उसको इमरान खान साहब ने अर्दली का खिताब ऐसे नहीं दिया। यानी अब बताए ना क्या कर सकते हैं। यानी पिछले 3.5 सालों से इन्होंने क्या कुछ किया, इन्होंने क्या इलेक्शन सिंबल ले लिया, नॉमिनेशन पेपर में क्या हुआ, 144 का निफाज, नजरबंदी कुछ नहीं कर सकते थे तो तहरीरी आपको अपने मुतालबात उनको देने की क्या जरूरत थी? फिर आपको ये कहीं ना कहीं तो ये लगता है ना कि कुछ ना कुछ तो उनके पास है, आपको तहरीरी मुतालबा देने की क्या जरूरत है कि उनके पास कुछ है ही नहीं। उसकी वजह हमने कोई ये नहीं कहा कि इलेक्शन का रिजल्ट सारा आप देखें, मामला देखें, इलेक्शन वाले मामला को उठाकर देखें। हमने क्या कहा, अब हम पे इल्जाम था कि जनाब आप गवर्नमेंट नहीं कर सकते। हमने साबित कर दिया कि गवर्नमेंट के पास है ही कुछ नहीं। तो ये जुडिशियल कमीशन बनाने का इख्तियार जो है ना किसी एस्टेब्लिशमेंट का नहीं है, वो तो हुकूमत वक्त पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत है। 9 मई का कमीशन बनाने में कहाँ लिखा है इनमें कि जनाब अगर ट्रायल चल रहा होगा तो नहीं कर सकते, बल्कि पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट का 26 नवंबर का भी कहा गया और उसमें लिखा हुआ है कि वो जो शहादतें आएंगी, जो गवाहियां आएंगी, वो कहीं इस्तेमाल नहीं हो सकती बाकायदा एविडेंस के तौर पर। तो ये इतना जबरदस्त मौका था इनके पास, लेकिन इन्होंने कहा हमें तहरीरी तौर पर लिखे दे, कभी आप ऐसे करें वैसे करें। और इनके कई लोग जो है प्रोग्राम में बैठकर साफ इनकार करते रहे कि हमने कमीशन बनाना ही कोई नहीं है। तो हमने कोशिश करके वो भी देख ली और हम आज भी वह विनिंग पोजीशन में है कि हमने इनकी औकात दिखा दी है कि ये कहाँ खड़े हैं, इनके पास कर सकते हैं। मैं आपका पॉइंट आ गया, मैं जरा मंदोखेल साहब की तरफ चलती हूँ। मंदोखेल साहब,
जो ये सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने बात की है, ऑब्वियसली वो कॉल फेल की, तजाद की जो है वो बात कर रहे हैं, आप किस तरह स्टेटमेंट को किस तरह देखते हैं? डॉक्टर मारिया अजहर सदीक साहब ने कहा कि आपने देख लिया है कि इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, तो भाई इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट कौन करा रहा है? आप मुझे बता दो। अगर मैं अजहर सदीक साहब को एक खत लिखूं और वो जवाब नहीं दे, मैं दूसरे लिखूं वो जवाब नहीं दे, मैं तीसरा लिखूं, तो अजहर सदीक साहब मजबूर हो जाए कि बाबा तू जितने मर्जी खत लिखो मैंने नहीं पढ़ना है। तो इससे ज्यादा बेइज्जती इंसल्ट क्या हो सकती है अगर कोई महसूस करे? पहली बात। दूसरी बात ये, आर्मी चीफ से गौहर खान की जो मुलाकात थी उसको क्यों छुपाया? मैं गंडापुर बुशरा बीबी की मुलाकातों की बात तो कर ही नहीं रहा हूं क्योंकि सबूत नहीं है हमारे पास। जब एक शख्स वहां मीटिंग में बैठा हुआ है, वो वीडियो में उसका तस्वीर नहीं है और एक हफ्ते तक छुपा है, जब तक खान साहब ने डिस्क्लोज नहीं किए उस वक्त तो गौहर खान ने कुछ नहीं बोला। फिर कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, फिर कहते हैं कि हमारे पास इख्तियार नहीं है। तो बाबा अगर हमारे पास इख्तियार नहीं है, आप क्या चाहते हो? आपको गोद ले लें? अगर आप समझ रहे हो कि शहबाज शरीफ साहब को उन्हें गोद लिया है, उनको उतारो, हमें गोद लो। भाई कुछ तो सियासी शऊर रखो, कुछ तो जमहूरी अमल करो। और दूसरी बात ये कि ये सारी चीजों को एक तरफ, आप ये खत लिखने का, ये मिन्नत समाजत करने का, ये एनआरओ में नहीं कहूं तो क्या कहूं, आपने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए और बैकडोर में आपकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रही थी। जब कोर्ट रिपोर्टर ने खान साहब से पूछा अदालत में कि ये बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर में कौन आता है, तो हंस के टाल दिए। फिर खान साहब ने खुद कहा कि मुझे ऑफर हुई है कि आप बनी गाला में रहो। तो किसने ऑफर दिए? शहबाज शरीफ साहब ने तो नहीं दिए, अली गौर बलोच साहब ने तो नहीं दिए, तो किसने दिए? ये से भी वाज़ेह सारी चीजें। फिर जब उन्होंने 7 वर्किंग डेज और 7 डेज की बात आई है, तो पीछे उनके मुज़ाकरात नाकाम हो गए, तो 7 वर्किंग डेज की बजाय 60 डेज पे आ गए। जबकि 7 वर्किंग डेज का मतलब ये है कि हफ्ता इतवार निकाल के, छुट्टियां निकाल के, चलो ये सारी चीजें करके। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपके तौर से अजहर सदीक साहब से एक सवाल करना चाह रहा हूं। आपने मासूम पश्तूनों को वरगला पिसला के इस्लामाबाद ला के छोड़ दिया और आप भाग गए। और मैं चैलेंज करता हूं अजहर सदीक साहब के, मुझे नाम गिनवा दे, उनके घर ताजियत तो दूर की बात है, उनके नाम बता दे मुझे, जो 13-14 जितने लोग बता रहे हैं। और फिर ये कौन सी गोली है जो अजहर सदीक साहब को अल्लाह न करे न लग जाए, किसी एमपीए मैंने सेंटर को नहीं लगती है, गरीब लोगों को लगती है। और फिर जिस पे इल्जाम लगाते हैं उन्हीं का फिर इस्तकबाल भी करते हैं। तो ये सारी चीजें डॉक्टर मारिया इस चीज की है, हरबे इस्तेमाल कर चुके हैं। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट रोकने में ये नाकाम हो चुके हैं, शोधा की यादगारों को जला के राख कर चुके हैं, बाप बेटे को, बेटी माँ को फौज के अंदर बगावत की जर्नल फेस के साथ मिलकर सारे अरबे इस्तेमाल कर चुके हैं। अब तो अलमिया ये है कि खान साहब को 14 साल सजा हुई है, 4 आदमी नहीं निकले। खुद खान साहब ने शिकवा किया है कि बुशरा बीबी को 7 साल सजा हुई है, कोई एक आदमी नहीं निकला। अपना नाम तो नहीं लिया, इसने बुशरा का नाम लिया। तो मैं ये समझ रहा हूँ ये कौन सी सियासत कर रहे हैं, हरबे सारे इस्तेमाल कर चुके। अब इनके हाथ में कुछ नहीं है, अब यही घुटनों को हाथ लगाएंगे, इसी टॉक शो में बात करेंगे। और कि बार बार आर्मी चीफ कह चुके हैं नहीं बात करनी है आपसे। आपको पता है खान साहब ने बोला आर्मी चीफ बात करे, फिर कहने लगा कि आप नुमाइंदा मुकर्रर कर ले, फिर आपने खत का सहारा लिया, ये भी सारे नाकाम हो गए। तो मैं आज भी इनको ये कहूंगा कि सियासी सूझबूझ रखे, सियासी पार्टियों से बात करे, कुछ आपकी मुतालबात माने जाएंगे, कोई नहीं माने जाएंगे। आपका एक पॉइंट एजेंडा है, खान को रिहा करो, वो तो आपका फेल हो गया। अब आपने क्या करना है? वो तो बेचारा जेल में सड़ रहा है, आप टॉक शो में तफरीह ले रहे हैं, आप अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं, आप उनकी केसेस का नहीं पता केसेस के स्टेज पे है। आपको तो शॉर्टकट की जरूरत है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकला है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। आपका रूफ हसन साहब कह चुके हैं मीडिया पे कि हुकूमत ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल दे, खान साहब और असीरान को रिहा कर दे। वो बाबा वो ट्रम्प ने कर दिए है, यहाँ ऐसा कुछ दाल गलने वाला नहीं है। वहां कैपिटल हिल पे हमला हुआ, 17 साल सजा हुई है, वो सिविलियन बिल्डिंग थी। आपने शोधा की यादगारों को जला के रख दिए, इसके इख्तियार तो किसी के पास नहीं है पाकिस्तान में। चले पॉइंट आपका आ गया। अली गौर बलोच साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अली साहब, आप इस तरह जो स्टेटमेंट आई है कामरान मुर्तज़ा साहब की, उससे लगता है कि हुकूमत जो है उसमें अगर कहीं थोड़ी सी भी ये थी, कहीं ये स्ट्रेस था कि शायद ऑपोजिशन की पार्टीज जो हैं, पीटीआई जो लीड कर रही है, वो अगर कोई हुकूमत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं,
तो इस बयान से आप लोग काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं कि वो जो ये बेल है मंडे चढ़ती नजर नहीं आ रही। ऑपोजिशन जो है, क्योंकि सारा इन्हिसार जो है वो JUIFA पे था, स्ट्रीट पावर उनके पास ही है, तो आप काफी एक सिक्योर पोजीशन में और एक रिलैक्स पोजीशन में नजर आ रहे हैं कि ये तो कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा जो कामरान मुर्तजा साहब की स्टेटमेंट आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें डॉक्टर मारिया, बात यह है कि इसके अलावा भी खैर हुकूमत को एज सच कोई इस लिहाज से तो बज़ाहिर कोई परेशानी नहीं है। जाहिर है कि नंबर ऑफ गेम जो है वो नहीं सर, परेशानी तो है। जिस दिन वो डेलीगेशन की पहली मीटिंग हुई ऑपोजिशन की, तो अगले दिन ही प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो चले गए थे मौलाना के दर पे, तो वो तो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं जो है वो स्ट्रेस तो था इस चीज का। नहीं, देखें मौलाना साहब के साथ मुसलसल हमारी पार्टी का और हमारी लीडरशिप का राब्ता रहता है, और दूसरी बात यह है कि वो उनके साथ हम अपोजिशन में इकट्ठे रहे, और ख़ास तौर पर मौलाना साहब ने PDM की प्लेटफॉर्म पर पूरी जद्दोजहद में हमारे साथ हिस्सा लिया। लेकिन मैं अर्ज यही करना चाहता हूँ कि अल्टीमेटली फैसला कब हुआ? फैसला हुआ जब तहरीक अदम एतमाद आई। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक नंबर ऑफ गेम जो है वो किसी भी इत्तेहाद की कायम हो, और ख़ास तौर पर अगर आप जिक्र करते हैं कि जी अपोजिशन के इत्तेहाद बनेंगे या बन जाएंगे तो अच्छी बात है। हुकूमत के जो इत्तेहाद है, हुकूमत भी तो इत्तेहादी है, हुकूमत भी के भी इत्तेहाद हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बहुत ज्यादा कोई इस तरह के, भाई अगर मौलाना साहब ज़ाहिर है बड़े ज़ीरक इंसान हैं, बड़े समझदार हैं, और चाहे वो अपोजिशन में बैठे, मेरा ख्याल है उनके साथ हमारी वर्किंग रिलेशनशिप और जो हमारी लीडरशिप के तल्लुकात हैं वो इससे बेहतर क्या हो सकते हैं दो सियासी पार्टी के। बहरहाल वो अपनी एक सियासी पहचान रखते हैं और शनाख्त रखते हैं, और उसमें वो पूरे बाख्तियार हैं कि वो जो भी अपने सियासी फैसले करें उसमें आज़ाद है। लेकिन ख़ास तौर पर मैं ये जिक्र करूँगा कि जिस तरह से ये जिक्र करते हैं कि भाई हम एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है और ये है, और एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके पास इख्तियार नहीं है, और जिस तरह से अभी मुंदखेल साहब ने भी बड़ी तफसील के साथ बात की है। भाई बात ये है कि आप तो आज तक आप एक सांस नहीं ले सकते एस्टेब्लिशमेंट के बगैर। आपकी पार्टी बनाने वाले वो, आपको इक़्तिदार में लाने वाले वो, आपके हत्ता के जो बानी अरकान थे उनमें रिटायर्ड जनरल शामिल थे, जिन लोगों ने इस पार्टी को चलाया, बनाया, फिर आपको लॉन्च किया गया, फिर उसके बाद जो आपने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। आजकल असल में इनको मसला ये है, और असल में इनके लिए तकलीफ से बात ये है कि इनकी तमाम हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद, जो कि यकीन करें हमें भी पता औकात तो नामुमकिन चीजें नजर आती थी, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की मईशत ने टेक ऑफ किया है, मैं हरगिज़ ये नहीं कहता कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन मामलात बेहतरी की तरफ चल पड़े हैं। अब ये IMF को जिस तरह से इन्होंने खतूत लिखे, इसका मतलब है कि ये सियासत में इतने अंधे, ये तो कहते हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। इनको कोई शर्म नहीं आती, इनको कोई लिहाज नहीं है कि पाकिस्तान का ये क्या नुकसान करेंगे। ये हर वो हरबा इस्तेमाल करते हैं जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। मुझे ये बताएं, आपने बहुत सारी सियासी पार्टी की हुकूमतें, आपने भी डॉक्टर मारिया उतरते भी देखी हैं, बनते भी देखी हैं, सियासी पार्टीज की स्ट्रगल्स को भी आपने देखा है, मार्शल लॉज को भी आपने देखा और पढ़ा और सुना है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि ये कोई अनोखी पार्टी थी कि जिसने दहशतगर्दी शुरू कर दी कि हमें इक़्तिदार से क्यों उतारे, तो लिहाजा कोर कमांडर हाउस पर हमला कर दें, लिहाजा जो है वो पिशावर और KPK की और मियाँ वाली और सरगोदा की तनसीबात के ऊपर हमलावर हो जाएं, MM आलम के जहाज को आग लगा दे। मतलब कोई लिहाज, कोई इज्जत, और कितने डठान से कहते हैं सबूत लगाएं जी, वो बना दे, क्या कहते हैं, कमीशन बना दे जी। शर्म आनी चाहिए, पूरी दुनिया ने देखा है आपने जो कुछ किया है। आप जेल में कोई लोग आपके थे, बच्चे थे या जो भी थे, जो आप कहते थे हमारा इनसे ताल्लुक नहीं है, जब वो जेल से बाहर आए तो आपने उनको हार पहनाए, आपने कहा ये हमारे कारकुन रिहा हुए हैं, जब वो माफी नामे लिख कर बाहर आए हैं। तो मकसद ये है कि ये वो लोग हैं जो कभी भी सच मानने के लिए तैयार नहीं है। आज भी ये आर्मी चीफ के अली गौर साहब, एक चीज, एक कतई कलामी की माफी, मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री नहीं करूंगी कि इस पार्टी को खड़ा करने में इस्टेब्लिशमेंट के बहुत सारे लोग थे जिनका हाथ था, इसमें कोई, मैं इसमें इससे डिसएग्रीमेंट नहीं है।
लेकिन इससे भी कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है कि जितनी इन पे जो है वो, जितनी इनके लिए इम्पेडिमेंट्स थी, जितनी इनके लिए मुश्किलात थी, 8 फरवरी को इन्होंने सबको शॉक जरूर किया है। वो लोग जिनको मेरा ख्याल है शायद अपने गली मोहल्ले में कोई जानता नहीं था, उन्होंने इस पार्टी से इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट किया और वो पार्टी जीती। ये भी एक हकीकत है, इसको हम जो है वो जितना मर्जी किसी को बुरा लगे बट हम इसको दरगुजर नहीं कर सकते, एक ही हकीकत है। अब आगे अगेन वो जो आप बात ये 9 मई की बात कर रहे हैं या 26 नवंबर की बात कर रहे हैं, वाह हाँ ये जरूर कहूंगी पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था। उनका ख्याल था कि जी हम क्योंकि हमारे पास मकबूलियत है तो हम शायद अगर एक रेवोल्यूशन कोई लीड करने जाएं तो लोग साथ हमारे होंगे, वो ऑब्वियसली होता हुआ नजर नहीं आया। अज़र सिद्दीक साहब की तरफ चलती हूँ। अज़र सिद्दीक साहब, दे से पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल। आपने अगर देखा जाए अभी मार्चेस भी करके देख लिए, एहतजाज भी करके देख लिए, ट्वीट्स भी कर लिए, लेटर्स भी कर लिख लिए, कोई जवाब नहीं आ रहा। बार बार ये लग रहा है कि सिस्टम आपको बावर करा रहा है कि ये आपने अपने लिए जो है इन्हीं डायनामिक्स में जो है वो काम करना है। तो क्या आपको लगता नहीं है कुछ ऐसे स्टेप्स आपको लेने चाहिए जिनसे दरवाजे खुले ना कि मजीद बंद होते चले जाएं? अच्छा देखिए, एक बात बड़ी वाज़ेह है, वो मैं तो ये कई सुनता रहता हूँ, ये जो रेडियो चल रहा होता है, रेडियो पाकिस्तान, वो अपना हमारे दोस्त जो हैं कादर खान मंदोखेल यानी चैलेंज कर देते हैं, ना आता ना पता, ना हालात का पता, ना वाकयात का, यानी जो शहीदों के साथ जो मजलूमिन फौत हुए हैं उनका भी लिहाज नहीं आता, बैठ के बात कर देते हैं। यहाँ अली गौहर साहब वही टेप चल रही होती है 9 मई की, खुदा ना यार टीवी पे बैठकर फैसले कर लें, आइंदा से अदालतें दुलते बंद कर दें आप। लेकिन बात को समझिएगा, जो एस्टैब्लिशमेंट का नारा हम पे लगाते हैं ना, इमरान खान अगर एस्टैब्लिशमेंट के खिलाड़ी थे तो 22 साल 21 साल आए उनको इक़्तिदार में लाने के लिए। जो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाड़ी होते हैं ना, उनके लिए बनती है पीपल्स पार्टी पैट्रियाट, उनके लिए बनती है मुस्लिम लीग काफ, उनके लिए बनती है तहरीके इस्तेकाम पाकिस्तान, उनके लिए होता है 8 फरवरी 9 फरवरी, ये उनके लिए होता है। और उनके लिए यानी ये कौन, ये क्या, किस मुंह से बातें कर रहे हैं? आज पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी की जिम्मेदार जो है ये सियासी जमातें हैं। 85 के प्रोजेक्ट से चले आ रहे हैं। मैं जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर को किसी और तरफ निकालता हूँ, लेकिन 85 से लेकर आज तक भाई हमें तो 3.5 साल हुकूमत मिली और हमने इस मुल्क की हालत बदल दी, हमने शक्ल बदल दी, हमने जो सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। लेकिन ये जो सारी बातें हैं ना, यानी 26 नवंबर का हैरानगी होती है भी कौन छोड़ के गया? खुदारा गोलियां मार रहे हैं और आप कह रहे हैं गोलियां बैठ के सामने खाओ। यानी अगर आपके घर वाले होते तो आपको अंदाजा होता है कि क्या जुल्म हो रहा है वहां पर खुदारा मजाक उड़ाते हैं, ठट्ठा उड़ाते हैं। यानी क्या दीन दुनिया में रब के पास शक्ल नहीं दिखानी, जाके जान नहीं देनी, वहां जाकर पूछा जाएगा वहां कि मजाक उड़ाते रहे हो, झूठ बोलते रहे हो, क्या हो जाएगा? लेकिन ये सोचना है कि आपको सिंगापुर से भी पूछा जाएगा कि आप वर्गला के लोगों को क्यों लेके गए, कफन बंधवा के क्यों लेकर गए, वहां पे क्यों वर्गलाया आपने? आपने जिन पश्तूनों को मरवाया आपको छोड़ेंगे नहीं, बेफिक्र हो जाओ। मैं झूठ सुनता रहता हूँ आपका। इजाजत दीजिए। जी। पश्तूनों की दुश्मनी खत्म नहीं होती 100 साल में भी। है कि बनाए 9 मई का 26 नवंबर का कमीशन बनाए और लायक हकायक कौम के ऊपर बरगला कर लेकर आए। यानी खाली जुबानी कलामी कह देने से बरगलाना तो नहीं होता। यानी खुदारा इस मुल्क में आगे जाना है ना। अज़र सिद्दीक साहब, मुझे सिर्फ इस चीज का जवाब दे दीजिए। अगर वर्गलाना आप इसको नहीं कहते कि आप एक जो यूथ है उसके सेंटिमेंट्स को चार्ज कर रहे हैं और आप कह रहे हैं हम जाएंगे और इस दफा खान अगर नहीं लेके आए तो कफन हमारा जो जनाजा पढ़ देना, कफन बांध के जा रहे हैं, हम लेने जा रहे हैं। उसके बाद जो आप लोग कहते हैं कि वहां पे लोग बकौल आप लोगों के कि जी लाशें गिरी, खुद अली अमीन गंडापुर साहब कभी जिलों से जो है छुपते छुपाते वापस पहुंच जाते हैं, चलते फिरते वो वापस पहुंच जाते हैं, कभी वो पीर सहाबा से निकल जाते हैं। तो ये तो नॉर्मल चीज है सर। ना डॉक्टर साहबा, ये लॉयल मूवमेंट हमने चलाई है। ये सियासी जमातें सियासी बातें ये करती हैं, ये कोई नई अनोखी बात नहीं है। क्या असला लेके निकले थे, क्या टैंक लेके लिखे थे, क्या जहाज लेके निकले थे घर से? खुदारा ये मत कहिए ये बात को भी सियासी बात है, सियासी बात को सियासी बात रहने दे। आगे गन्ने लेकर ये बैठे हुए थे, इन्होंने नहीं जाने दिया। इन्होंने यानी वो रेंजर्स के बंदे अगर गाड़ी के नीचे आगे इल्जाम लगा दिया, वो कल पता लगा कि पीपल्स पार्टी का कुछ जानने वाला आदमी था, वो गाड़ी तेज रफ्तार से चला रहा था, तब आ गया, इन्होंने पकड़ के। खुदारा ये सवाल ये नहीं है कि सवाल ये है कि अगर हम घर से क्लाशों कोफे लेकर निकल गए होते फिर समझ में आती है कफन लेने की बातें। कफन से मुराद इस्तारा भी लिया जाता है कि आप निकल के आएंगे, वापस नहीं आना। साहब, आपने आज कह दिया ये सियासी बातें जो आपको इस वक्त टीवी पे लोग देख रहे हैं, जो पीटीआई के सपोर्टर आपकी बातों पे चार्ज हो जाते हैं, उनको पता चल जाना चाहिए सियासी बातें, एंड यू डोंट मीन इट। डॉक्टर साहब ये बात को समझें, सियासी क्या बात है?
कि हमने वहां बैठना है, हमने पीछे नहीं हटना। अब जरा बात को समझे इस बात को, लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि आप गोलियां मार दें, आप गोलियां मार के भून दें उन लोगों को। यानी आज क्या डरते क्यों है? अगर आप सच्चे हैं, हुकूमत आपकी है, जुडिशल कमीशन बनाए, डर और खौफ इस बात का है कि ये झूठे हैं, इनको लानतें मिलनी है बहुत ज्यादा। अभी आप अगर आप पॉपुलर जमात हैं तो जो डरना किस बात का है, आप फेस करें। और जो बातें कर रहे हैं ना, तो बता रहे हैं जी मईशत लेकर जा रही है, आगे जा रही है, वो हालत आपके सामने है। इस वक्त कितना पैसा मुल्क में आया है, अभी 3 अरब रुपया हॉर्स एंड कॉटन शॉप है, जाया कर दिया, कोई ऑर्डर नहीं, कोई पता नहीं। कजाफी स्टेडियम में कितना पैसा जाया कर दिया आपने, अब जरा गौर तो करें ना। और मैं आपके सामने बताऊं, ये 9 साल महंगाई की जो बातें करते हैं ना, सीमेंट था 9 साल पहले 450 थैले का, आज आपको पता है सस्ता होकर 1600 रुपए का हो गया। घी 9 साल पहले 150 रुपए था, आज सस्ता होकर 650 रुपए का हो गया। 9 साल पहले आटा जो है ना, उस 20 किलो का 700 रुपए का था, आज सस्ता होकर 2500 रुपए का हो चुका है। सब कथा कलामी की माफी, मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि कोई दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, लेकिन 9 साल का फिर आप तकाबली जायजा क्यों लेते हैं? फिर आप करें ना, जिस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी उस वक्त कितना था, आज से 2021, 22, 23 उस वक्त बता दें कितना था। मैं बता देता हूँ, बताएं जरा उस वक्त डॉलर क्या था, उस वक्त पेट्रोल की कीमतें क्या थी। आटा घी, अभी तो आप वो जो कमोडिटीज की बात करते, जरा उधर आ जाए ना। नहीं, उन्हीं पे आ जाए ना, उन्हीं पे आ जाए कि आज बैठकर जरा गौर करें इस बात को कि हम, आपने देखे मईशत टेक ऑफ कर रही थी कि नहीं, आपका करंट खसारा क्या था, आपकी एक्सपोर्ट कितनी हो चुकी थी। यहाँ अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह हो गई है, आप लोग गौर तो करें, आपकी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है। एक तरह से तो आपने एक एंडोर्समेंट कर दी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो पिछली हुकूमत थी वो डिलीवर कर थी। 9 साल पहले तो उन्हीं की हुकूमत थी, 2016 में तो उन्हीं की हुकूमत थी। तो एक आप फिर ये क्या एडमिट कर रहे हैं कि चीजें जो है वो उनकी उस वक्त बेहतर थी? देखे ना 85 से चले आ रहे हैं, क्या दे दिया मुल्क को? एक दफा चले जाओ, निकाल के ले जाओ, निकाल के ले आओ, निकाल के ले जाओ, निकाल के ले आओ, बेवकूफ बनाई रखो। यानी अरबों रुपए के केसेस थे करप्शन के, सारे खत्म कर दिया आपने, और इल्जाम हम पे है कि हम फायदा लेते फिर रहे हैं। खुदारा इस कौम के साथ ये जो जुल्म हो रहा है, जो तबाही और बर्बादी कर रही है, करप्शन में कहां चले गए आप? मुझे बताएं, 3.5 साल के अंदर कितने बड़े करप्शन के केसेस आए हैं, जरा ये बताएं। पुलिस क्या कर रही है, एंटी करप्शन क्या कर रही है? सर, ये तो करप्शन बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बट हमारी एक्सपेक्टेशन उस एसिड रिकवरी यूनिट से भी थी कि उसने जो पता नहीं अरबों बिलियन डॉलर्स थे वो उन्होंने लेकर आने थे, उन्होंने क्या करना था वो फिर अब आपके सामने छोड़े उसको, मेरा ख्याल है। लेकिन अगर परसेप्शन इंडेक्स की बात की जाए तो ट्रांसपेरेंसी की जो रिपोर्ट है, परसेप्शन इंडेक्स, वो आपके टाइम से बेहतर ही है, अभी भी बेहतर है। गो के दो पॉइंट्स की तनज़्ज़ुल हुई है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन फिर भी आपके टाइम से बेहतर है। मंदोखेल साहब की तरफ चलते हैं, लेकिन ये क्या हासिल डिबेट में चल रहे हैं। मैं मंदोखेल साहब से पूछ लूं। मंदोखेल साहब, देखें, एक चीज तो जो सामने आ रही है वो ऑब्वियसली दरवाजे जो हैं वो पीटीआई के लिए बंद हो रहे हैं, बट दैट डजंट मीन कि आप लोगों को एज हुकूमत आपके लिए कोई खुशी का मौका है, या आप इनकी नाक जो है वो रगड़ें, मट्टी में रगड़ें कि जी अच्छी बात है, इनको जो हर जगह से दरवाजा बंद मिल रहा है। इस वक्त आपको अगर सिस्टम चांस दे रहा है कि आप भी इसमें डिलीवर कर सकते हैं, आपको क्या उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए? कि आपको इनके लिए, मतलब एज गवर्नमेंट पार्टी जो आप लोग हैं, आपको क्या कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट नहीं करना चाहिए कि आए जो इनके लिए हो सकता है वो करें, ताकि जो ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इससे हम बाहर निकलें? डॉक्टर मारिया, देखिए, पहली बात तो ये कि जनरल गैंगस्टर फैज हमीद ने 2018 में आरटीआई सिस्टम बिठा के इनको पाकिस्तान पे मुसल्लत की नासूर को, उस वक्त भी मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान कदम बड़म तुम्हारे साथ है। 2024 के इलेक्शन में खुर्शीद शाह साहब ने गैर मशरूत ऑफर की है, ज्वाइंट सेशन में आसिफ अली जरदारी साहब ने इनको ऑफर की है, लेकिन ये कमबख्त जो है ना, ये तो एम्पायर की उंगली के बगैर जो है ना, उनको एक आदत पड़ी है, जिस नर्सरी में ये पार्टी बड़ी है, पली है, तो उसको तो आदत पड़ी है एस्टेब्लिशमेंट की। वही रिटायर्ड जर्नलों को, हाजिर ड्यूटी जर्नलों को, जो उनको सपोर्ट हासिल थी, उनको वही इन्वायरमेंट चाहिए। ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, नहीं 3.5 साल में जिस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, ये 77 साल इससे होते या 35 साल होते तो क्या हाल होता। जो नफरत पीटीआई ने पाकिस्तान में पैदा की है सोशल मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, ये तो कई तारीख में नहीं मिलती है। लेकिन सवाल ये कि इनको ये पूछे, आपने 26,000 अरब लिया था 3.5 साल में, आपने अंडे कटे और मुर्गी के अलावा क्या आपने विजन दी है? और फिर ये बता रहे हमारा दौर अच्छा था। आपके दौर में स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स जो है ना वो 22,000 पे आप छोड़ गए।
आज की दिन के बता रहा हूँ 1,13,000 और बीच में 1,18,000 टच कर दिया है। अभी IMF के साथ देख ले, अभी वर्ल्ड बैंक का देख ले, अब दुनिया के इन्वेस्टमेंट देख ले जो आ रहे हैं। आपकी दौर में क्या था? जो सऊदी अरब ने आपको रिजर्व के लिए पैसे दिए वो भी खड़े खड़े आपने लिए, क्योंकि आपने जब सऊदी शेख ने आपको जहाज दी थी कि आप उसमें अमेरिका चले जाए, आपने जहाज के अंदर ये कहा कि भाई ये तो हमारे पाकिस्तानी सारे सऊदी अरब में फौज हमारे आती जाते, इन पे कब्जा क्यों करना है? तो शेख ने अमेरिका में आपको उतार दी जहाज से, भाई उतारो साहब बिल्कुल बातें ठीक है, लेकिन आपकी बात ठीक है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता हमें इससे आगे चलना चाहिए? जब हम बात कर रहे हैं कि जी आइन को डॉक्टर मारिया, मैं तो आपको 2018 के बिलावल साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, फिर खुर्शीद शाह साहब की, फिर ज्वाइंट सेशन में आसिफ अली जरदारी साहब की आपका स्टेटमेंट दे रहा हूं। और मैं आपको बताऊं, मेरे जाती राय मेरे पार्टी नहीं है, मैं तो कहता हूं कि पीपल्स पार्टी को चाहिए कि उनको सपोर्ट करे। कल इमरान खान साहब को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए बाहर निकाले, वजीर आजम बना ले। अगर इसने 6 दिन ये हुकूमत को चलाए तो मुझे जूते मारा जाए। ये निकम्मे कहां चलाएंगे? ये तो जो हफरा तफरी फैलाई थी, जो लुट मार मचाई थी गोगी के जरिए, जहांगीर तरीन के जरिए लोटे लाके अपने दुपट्टे पहना रहे थे, ये कहां से सियासी लोग हैं? आज इतने धक्के खाने के बावजूद, 7 साल जेल में गुजारने के बावजूद ये अभी तक एस्टेब्लिशमेंट की उंगली ढूंढ रहे, अभी तक उनको सियासी शऊर नहीं है, अभी तक उनको सियासत की कदर नहीं है, अभी तक वही चीज चल रहे हैं। आप देख रहे हैं जिस शख्स ने कुर्बानी दी थी शेर अफजल मरते, मैं कभी जिंदगी में टॉक शो के अलावा मेरे कभी उनके साथ बाई फेस मिला नहीं हूँ। उस बंदे ने जो ये अजहर सिद्दीक साहब और ये सारे लोग भागे हुए थे, ये गारों में छुपे हुए थे, वो शख्स पूरे पाकिस्तान में जलसे जुलूस कर रहे थे, आज उनको निकाल दिए क्योंकि उनको पता नहीं क्या। और ये जो उनकी पंजाब की जो इनकी पार्टी है, जो 70 साल में मुख्तलिफ पार्टियों में लोटे बन के हुकूमत कर रहे थे, ये गारों में क्यों छुपे हुए हैं? आप 26 नवंबर के बता दें, अजहर सिद्दीक साहब से पूछे कहां था, ये भी छुपा हुआ था। ये सारे के सारे छुपे हुए थे। अभी टॉक शो में आके जिन लोगों ने कुर्बानी दी उनको पार्टी से निकाल रहे, और नए लोग आके और वो पार्टी के अपना मसला है उनका, वो अपना मसला है मंदोखेल साहब, वो उनका अपना पार्टी का इंटरनल मसला है। हर पार्टी के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं। अली गौहर साहब की तरफ चलते हैं। इनकी सियासी सोच नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कि इनकी सोच है। चले मैं जरा अली गौहर साहब की तरफ चलती हूँ। अली गौहर साहब, अगर आपको जिस तरह भी आर्मी चीफ साहब का जो बयान आया है और आपको अगर सिस्टम एक मौका दे रहा है, तो रादर देन इस पे हम खुश हों कि जी PTI पे दरवाजे बंद होते जा रहे हैं, हर जगह से जो है वो जवाब मौसूल नहीं हो रहा, क्या आपको नहीं लगता कि आपको आइन को मुकद्दम रख के जो है वो कुछ इस तरह की चीजें लेनी चाहिए जिससे सिस्टम जो है, कुछ इस तरह के इकदाम लेने चाहिए जिससे सिस्टम आगे चल सके? क्योंकि अगर आज फेल होती है PTI तो माजरत के साथ एक कलेक्टिव सिस्टम का फेलियर है। ये सिर्फ उनका फेलियर नहीं, कलेक्टिव सिस्टम का फेलियर है ये। देखें डॉक्टर साहबा, एक तो मैं जाहिर एक सियासी कारकुन हूँ और मंदोखेल साहब भी बैठे हैं। मादरत के साथ अदर सिद्दीक साहब जो शोरो गुल मचाते हैं प्रोग्राम के अंदर, ना इन्होंने आज तक भी कभी काउंसलर का इलेक्शन नहीं कॉन्टेस्ट किया। इनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल क्या है? वकालत करते हैं, उस वकालत के इनको पैसे मिलते होंगे, जाहिर है वो इनका शुबा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इनको गलत मिलते हैं, वो ठीक है कमाते हैं। पहली बात तो ये है, नहीं मेरी बात नहीं टोकनी, मेरी बात नहीं टोकनी, आपने अपनी बारी पे बात करनी है। साहब इसके बाद आपकी तरफ आती हूँ, आपने जो जवाब देना होगा प्लीज दे दीजिए जरा, ताकि इस तरह लोगों को पे ताला लगाए। मैं आपके पास ही आती हूँ। पे ताला लगाए और ये अपनी बंद करे ये बात, और मेरा टाइम है, मैं बात करूंगा। इसका इनका माइक बंद करें, ये कोई तरीका नहीं है प्रोग्राम का सर जी। देखें डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बड़ी क्लियर बात बताऊं, ये वो लोग हैं जो इधर टॉक शोज में आके बढ़ के लगाते हैं। इनको कोई सरोकार नहीं है कि वो इनका बकौल, इनके जो इनका लीडर है वो जेल में पड़ा है, ये तो उसके जेल में पड़े रहने की कमाई खा रहे। असम्बली में कल याद सादिक साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर ये असम्बली को आप नाजायज कहते हैं और सारा कुछ, तो क्यों लेते हैं, तनख्वाहें बंद कर देना लेना। अगर आप कहते हैं कि ये असम्बली जो है वो गैर आईनी और गैर कानूनी है, उस गैर आईनी असम्बली की तनख्वाहें ये ले रहे हैं, ओहदे इन्होंने अपने पास रखे हुए हैं, प्रोटोकॉल और गाड़ियां ये ले रहे हैं, KPK की हुकूमत ये चला रहे हैं। जब हमारा मैंडेट इन लोगों ने चोरी किया था हमारे पास, तो किसी एक लोकल बॉडी की, एक टाउन कमेटी की भी हुकूमत नहीं थी।
पंजाब का मैंडेट भी चुरा लिया गया, केपी के और उसके अलावा आज़ाद कश्मीर और गिलगित की हमारी हुकूमतें ख़त्म कर दी गई और कहीं भी नहीं था। दूसरी बात, अब आपका सवाल आ गया कि क्या मतलब है कि ये हम बिल्कुल बगले नहीं बजा रहे, लेकिन अगर इन्होंने 9 मई के वाकयात किए हैं और उसको मानने के लिए भी तैयार नहीं है और उल्टा ये तमस्खर उड़ाते हैं कि इस पे कमीशन बना दें, मुझे ये बताएं एज अ जर्नलिस्ट, आप छोड़ें कि आप ये फिर कहते हैं कि जी पीटीवी पे बैठ के आपका इतना ज्यादा तजर्बा है, मुझे बताएं क्या ये 9 मई के वाकयात में ये लोग मुलव्वस नहीं है कि मतलब ओपन जो हदायत दे रहे हैं, जो इनके लोग पकड़े गए हैं, जो वीडियोज और ऑडियोज में आए कुछ हदायत देते हुए और कुछ वीडियो जो कोर कमांडर हाउस को इन्होंने आग लगाई और किस तरह का उधर इन्होंने किया। फौज ने तो यहाँ तक एहतसाब किया कि अपने उन लोगों को भी मेरा ख्याल है उन्होंने ग्राउंड कर दिया जिनको उन्होंने समझा। अगर 9 मई के वाकयात को रोकने के लिए ये पता क्या कहते हैं टॉक शोज में, ये कहते हैं उन लोगों को गोली क्यों नहीं मार दी जो बढ़ रहे थे, सिक्योरिटी किधर थी। आज इस्लामाबाद में ये केपीके की पूरी हुकूमत के वसाइल लेकर आते हैं और कहते हैं कि गोली क्यों चलाई। ये वो टोला है फितना अंगेजों का और जिनका सरगुना जो है वो इमरान अहमद न्याजी वल्द इकराम अहमद न्याजी है। ये लोग मुल्क में आग लगाना चाहते हैं, ये मुल्क के खैर खा नहीं है। हम सियासी वर्कर हैं, सियासी पार्टीज हैं, 100 गलतियां की होंगी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी परफेक्ट नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई जाहिर है एक कोई फरिश्ता तो कोई भी नहीं है, पॉलिटिकल मैदान में गलतियां होती हैं, लेकिन जितनी पाकिस्तान दुश्मनी में ये उतरे हुए हैं, मेरा तो एक सियासी कारकुन की हैसियत से मैं तो ये समझता हूँ आज भी कि आज भी इनकी सहूलतकारी हो रही, आज भी इनको रियायतें दी जा रही हैं। जिसने 9 मई के वाकयात किए थे, यकीन करें कि वो इस काबिल नहीं है। अगर उन्होंने पाकिस्तान के साथ वाकई किसी ने ये हरकत की है, चाहे वो अली गौहर हो, चाहे वो मंदो खेल हो, चाहे वो इमरान न्याजी, उन लोगों को लाइन में खड़े करके गोली मार देनी चाहिए। जिन लोगों ने पाकिस्तान में आग लगाई, जो आईएमएफ को खतूत लिखते हैं कि कर्जा पाकिस्तान को ना दो, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि डॉक्टर मारिया को कर्जा ना दो, अली गौहर को ना दो, नवाज शरीफ को ना दो, वो तो कहते हैं पाकिस्तान को कर्जा ना दो ताकि डिफॉल्ट हो जाए। पाकिस्तान को कभी कहते हैं श्रीलंका बन जाएगा, कभी कहते हैं बांग्लादेश। मेरा ख्याल है हम इसी चीज में जो है वो हम इसी दायरे में घूमते रहेंगे, इसी विशेष साइकिल में घूमते रहेंगे। कल कोई और होगा इक़्तिदार के ऐवानों में, डिबेट यही होगी, हम फिर आगे नहीं बढ़ सकते। सॉरी टू से फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। पर ऑब्वियसली इसमें सिर्फ हुकूमत का जो है वो किरदार नहीं है, इसमें ऑपोजिशन पीटीआई को भी अपनी कुछ जो उनकी जो इस वक्त तर्ज सियासत है उस पर नजरसानी जो है वो करनी पड़ेगी। अज़ीज़ सिद्दीक साहब, आप पहले जवाब दे दें क्योंकि मुझे पता है आपने जवाब देना है, उसके बाद मैं आपकी तरफ आती हूँ, आपसे सवाल करूंगी। अच्छा देखिए, आप ना नेशनल टीवी पे बैठे हुए हैं और हालत इनकी ये है कि जातियात से ये निकलते नहीं। इन्होंने क्या सियासत करनी है, ये सियासतदान कहलाने के लायक भी नहीं है। ट्रेनिंग ही ऐसी दी हुई है कि मां सिवाय गाली गलोच के अलावा और कुछ नहीं आता इनको। यानी हकायक पे बात करें, कौम के नब्ज पे बात को सामने रखकर करें, इन्हें ये फिक्र पड़ जाती है कि अज़र सिद्दीक डरते हैं, टांगें कांपती है इन लोगों की। खुदारा यार, अरे बैठकर जवाब दिया करे चीजों को। मैं इनकी किसी जात पे जाता हूँ? मैं कभी पहले जात पे नहीं जाता। जब ये शुरू करते हैं फिर मुझे जवाब देना पड़ता है। बात बड़ी सीधी सी है डॉक्टर साहिबा, देखिए बात बड़ी सीधी सी है। कभी अपनी माँ की कसम, ये बैठिए दोनों साहब, जरा कसम खा के गए ना माँ के साथ कि जो हो रहा है ये क्या हो रहा है, रब कभी सच्चे दिल से लानतुल्लाह काज़िबीन, झूठों पे लानत हो उसकी। मुझे ये बताएं कि एक सियासी जमात जिसकी स्ट्रगल इतनी है, क्या उसने स्ट्रगल इसलिए की है? यानी वो एब्सोल्यूट नोट का नारा लगाती है, यानी वो बैठकर वो इस्लामोफोबिया का आज अगर इमरान खान का 85% वोटर साथ है तो किस लिए साथ है? कि वो अवाम की नब्ज को जानता है, वो अवाम की नब्ज को समझता है, वो अवामी मसाइल को समझता है। कितने बड़े बड़े काम उसने किए, इनके पास क्या है अभी या तो बताए ना, इनके पास है क्या? आज जरा निकले तो सही है वोट लेने के लिए, कितने जलसे यूज कर सकते हैं। अज़ीज़ सिद्दीक साहब, मैं एंडोर्स करती हूँ 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ था उसमें आपकी जो है वो आपने सबको एक बहुत सरप्राइज दिया था, रूड अवेकनिंग थी सबके लिए। बट ये बात करना कि जी एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाया, उसके बाद उसी अमेरिका से जो है वो उसकी तरफ देखा जा रहा है, फिर उसके बाद सऊदी अरब को भी बीच में इन्वॉल्व कर दिया कि सऊदी अरब ने भी जो है उनका भी किरदार था, कभी अमेरिका हो गया, कभी सऊदिया हो गया। और अगर इतना कुछ इमरान खान कर रहे थे, ये मेरा ख्याल तो जो जितने बाई इलेक्शंस हो रहे थे
उस टाइम पर जितने 2022 के जितने बाई इलेक्शंस थे वो क्यों आपकी पार्टी हार रही थी अगर इतनी डिलीवरी थी? उसकी मैं वजह बता देता हूँ आपको। ये जो इल्जाम लगता है ना कि जनरल फैज तो इनकी गोद में बैठा हुआ है। जब भाई वो कैसे, हम अगर हमारे साथ जनरल फैज था और आरटीएस हमारी फेवर में बिठाया गया तो अभी आप देख रहे हैं ना, अभी फॉर्म 47 के जरिए फिर अगर एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ होती ना तो इस तरह फॉर्म 47 मैं आप वकील है, मैं जानती हूँ कि आप इसको घुमा सकते हैं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ बाई इलेक्शन क्यों हार रहे थे आप लोग अगर इतना काम जो है वो आप लोगों ने अच्छा किया था? मैं वही बताने लगा हूँ। अगस्त 2018 में आए थे, अप्रैल 2019 में ख्वाजा से जनरल फैज हमीद का राब्ता हो गया था। फिर हमने देखा है नवंबर 2019 में नवाज शरीफ मुझसे भाग गया, चला गया, डिले करके गया और डिले करके मुल्क के वापस आता है। यानी ये जो हमें एस्टेब्लिशमेंट का टैग लगाती है ना, एस्टेब्लिशमेंट जब साथ होती है तो 8 फरवरी को 1 दिन के अंदर नताइज बदल देती है, वो सारा कुछ सामने है। तो इसलिए हम पे एस्टेब्लिशमेंट का नारा लगाएं, आ जाए इस पे बैठ के कमीशन एस्टेब्लिशमेंट का नारा लगाने की जरूरत नहीं है आपके। तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कहते थे मेरे बंदे जब पूरे नहीं होते थे तो मैं एस्टेब्लिशमेंट से कहता था पूरे कर दें। तो उस वक्त आप अभी क्या हो रहा है? अभी नजर आ गया 26वीं आईनी तरमीम जब आई आजम तारड़ के हाथ में, उन्होंने कहा मैंने भी अभी देखी है। फिर हमने 26वीं आईनी तरमीम के जरिए बंदे किस तरह लाकर इकट्ठे किए गए, ये सारा कुछ हमारे सामने मौजूद है। तो ये जो कहानी है ना, तो हम इस कहानी को आप एक टोटली आपकी अगर इफ यू हैड नो स्केलेटन्स इन योर क्लोजेट तो आपको फिर इमरान खान साहब की जो पर्सनैलिटी है वो किस बात पे रुकी हुई थी? वो क्यों अपनी मर्जी से डिसीजंस नहीं ले रही थी? वो क्यों इस तरह की जो है वो डिक्टेशन बकौल आपके जो है वो किस चीज पे मजबूरी थी? क्या मजबूरी क्या थी? फिर क्यों उस तरह फॉलो कर रहे थे? जब आप हुकूमत में होते हैं तो तरीकाकार बड़ा मुख्तलिफ होता है, एस्टेब्लिशमेंट को साथ लेकर चलना पड़ता है और उस एस्टेब्लिशमेंट को जब साथ कराने पड़ते हैं सर। नहीं सुनिएगा, बात बड़ी सिंपल सी है कि एस्टेब्लिशमेंट ने साथ चल के देख लिया ना, यानी हालात कहाँ है आज मुल्क जो हमारा जो है ना, जरा गौर करें आप। मैं 10वीं क्लास में था तो मुझे पता है कि पाकिस्तानी 90 पैसे थे और पाकिस्तानी रुपया जो है इंडियन रुपया 1 रुपए का था। आज 3 रुपए 18 पैसे का इंडियन रुपये है। जरा गौर करें इस पे। आपसे तो बेहतर अफगानिस्तान है कि अफगानिस्तान की और इंडिया देखे, वो एलन मस्क के साथ बैठे हुए नरेंद्र मोदी, आप कहाँ बैठे हुए हैं? वो एक वो बेंट्री जेंटलमैन के साथ जाकर बैठे हुए हैं। वो एक जनाब एक वो पता नहीं कोई इन्वेस्टर है, कोई गाली टूटा फ्रॉडिया। इस वक्त ना वो हो रहा है, अंग्रेजी में एक कहावत है, इट्स लाइक द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। ये वो वाला हाल है कि जिस वक्त सूट करता है तो हम एस्टैब्लिशमेंट को जो है हम उनको उनकी बैशिंग भी करते हैं, जब हमें उनकी जरूरत होती है तो हम उनसे कहते हैं हमारे बंदे भी पूरे करके दें। जब आप इख्तिदार में होते हैं तो बहुत अच्छी लगती है, जब आप निकल आते हैं तो आप कहते हैं मुझे क्यों निकाला और इन्होंने जो है मुझे निकाला है। एनीवे मेरा ख्याल है अगर हम इसी विशेष साइकिल में चलते रहेंगे जो कि इस मुल्क की इस वक्त लग रहा है, पिछले कई दिहाइयों से इसी तरह ये चीज़ चल रही है, तो फिर अनफॉर्चुनेटली हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मैं प्रोग्राम जो है अनफॉर्चुनेटली मुझे क्लोज करना है। आज़िज़ सिद्दीक साहब आपका बहुत शुक्रिया, कादर खान मंदोखेल साहब आपका और गौर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।